हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिटर निम्मी एमसीक्यू सीरीज़ में। ये सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। 7 वीडियो प्लेलिस्ट में डल चुकी है। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम 140 नंबर तक डिस्कस किए थे और इसलिए हम इसको स्टार्ट किए हैं कि 80 से 90% क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है टेक्निकल एग्ज़ाम में। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 141 नंबर से। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट करता है? इनसाइड कैलिपर, आउटलेट कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो सबसे पहला बात कि कैलिपर दो तरह से होते हैं। एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट में होता है कि हाथ से उसको खींचकर साइज मापते हैं। उसमें इनसाइड आउटसाइड कैलिपर भी होता है। इनसाइड कैलिपर और आउटलेट कैलिपर फर्म जॉइंट कैलिपर के अंतर्गत आता है। और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट में आउटसाइड इनसाइड और ये आउटसाइड इनसाइड दोनों आते हैं। तो इसमें स्प्रिंग जॉइंट में होता है कि थंब स्क्रू के साथ उसको एडजस्ट करते हैं और स्प्रिंग जॉइंट में होता है कि उसको हाथ से खींच कर एडजस्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फाइन एडजस्टमेंट कौन हमको प्रदान करेगा? तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसलिए हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस कटिंग सा का प्रयोग किया जाएगा? किस मेटल कटिंग सा का प्रयोग किया जाएगा? ये पूछा गया है सेल। ये बर्नपुर वाला में सेल बर्नपुर, जिसको हम ISSCO से हम बताते हैं। सेल बर्नपुर में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर सा। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? तो सर्कुलर सा। ये जो पावर सा होता है साधारण यूज के लिए होता है। और एक कंट्यूट जो होता है, क्या बोलते हैं उसे? कंट्यूट सा। तो ये कंट्यूट सा होता है हमारा किस चीज़ के लिए? ये कंट्यूट सा होता है जो विभिन्न रूपरेखा या प्रोफाइल में धातु काटने के लिए उपयोग किया जाता है। हॉरिजेंटल बैंड सा हॉरिजेंटल जॉब को काटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? स्वयं लुब्रिकेशन के लिए या अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए, सटीकता बनाए रखने, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो मार्किंग टेबल कास्ट आयरन से सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए बनाया जाता है। अधिक कठोरता ये नहीं बनाया जाएगा, सटीकता बनाए नहीं रखता है, थर्मल विस्तार नहीं रखता है। थर्मल विस्तार इनवार स्टील से बनने में होता है, जिसमें सूक्ष्मापी अंतर इनवार स्टील जो बनता है उसमें, जिसमें 35% निकल होता है। तो नेक्स्ट की ओर चलेंगे कि ये इस गेज का क्या नाम है? बेवल गेज, एंगल गेज, सरफेस गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज। तो ये हमारा बेवल गेज होगा। एंगल गेज नहीं होगा, सरफेस गेज नहीं, यूनिवर्सल बेवल गेज नहीं होगा। चलिए 145 की ओर चलेंगे। किस फाइल का प्रयोग डाई और मोल्ड के निर्माण में किया जाता है? रोटरी फाइल, टिंकर्स फाइल, और यहाँ फाइल है बैरेट फाइल या रास्प कट फाइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोटरी फाइल। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण में किया जाता है? तो रोटरी फाइल। हम आपको बताते हैं टिंकर्स फाइल का यूज क्या है। तो टिंकर्स फाइल का यूज क्या है? टिंकर्स फाइल का यूज है कि टिकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टिंकर्स फाइल का। रोटरी फाइल का तो जान ही गया कि डाई और मोल्डिंग के लिए। अब वो देखते हैं बैरेट फाइल। ये बैरेट फाइल क्या है? तो बैरेट फाइल होता है इस फाइल का एक समतल तथा तिकोना फेस तथा इसे चौड़े फेस पर केवल दांतें कटे होते हैं। ये किनारों को शार्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये त्रिभुजाकार होता है। इसका उपयोग कोनों को शार्प करने के लिए किया जाता है। और रास्प कट जो होता है वो चमड़ा, लकड़ी की आदि की फाइलिंग करने के लिए, सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। चलिए 146 नंबर की ओर देखेंगे हम। फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है? वायर ब्रश है, कॉपर स्ट्रिप है, चॉक पाउडर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर स्ट्रिप। क्योंकि फाइल के दांतों में जो धातु कण फंस जाती है उसको हम पिनिंग कहते हैं। उस पिनिंग को कम करने के लिए कॉपर स्ट्रिप का हम प्रयोग करते हैं। यदि कॉपर स्ट्रिप नहीं रहता वहाँ फाइल कार्ड रहता तो फाइल कार्ड मार देते, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ कॉपर स्ट्रिप दिया गया है तो इसको मारेंगे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर स्ट्रिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 के चलते हैं। क्या कह रहा है ये?
कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसे पकड़ने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या टूल मेकर वाइस? तो हमारा हो जाएगा टूल मेकर वाइस। पिन वाइस में पिन को पकड़ते हैं, पाइप वाइस में पाइप को पकड़ते हैं, हैंड वाइस में छोटे छोटे जब को पकड़ते हैं, लेकिन फाइलिंग और ड्रिलिंग उसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारा टूल मेकर वाइस आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह है 148। ये क्वेश्चन RR कैट इंदौर, इसका फुल फॉर्म होता है राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। उसमें ये पूछा गया था इसी ईयर। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं काटने के लिए किया जाता है? HSS ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, लचीला ब्लेड या हीरा ब्लेड? तो हम फ्लेक्सिबल ब्लेड, लचीला ब्लेड इसका आंसर हो जाएगा। हीरा ब्लेड नहीं होगा, ऑल हार्ड ब्लेड कर्व पर काटेंगे तो टूट ही जाएगा, और HSS ब्लेड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल ब्लेड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 149। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, पंचिंग चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल? तो इसका हम कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं। इसी का दूसरा नाम केप चीजल है। फ्लैट चीजल हम साधारण कार्यों के लिए करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल हम चौकोर बनाने के लिए करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्रॉस कट चीजल। चलिए 150 में देखते हैं क्या है। इस भाग का नाम बताना है। ये भाग का नाम बताना है क्या है, एक्स जो दर्शा रहा है वो। तो ये क्या है? ये पिन हो जाएगा, पिन हो जाएगा। फेस जो इसके नीचे होता है फेस हो जाएगा। ये भाग जो हो जाएगा हेड हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। ये हो जाएगा चीक हो जाएगा। ये हैंडल हो जाएगा। ये आई होल हो जाएगा। इसके में जो लगा हुआ है उसको वेज हो जाएगा। और यहाँ पर बॉल के नीचे जो होता है, बॉल के नीचे जो होता है वो नेक हो जाएगा। और इसमें पूछा जाता है को 2 क्वेश्चन, इसका सबसे मुलायम भाग कौन रहता है? तो ये चीक, यही जो चीक होता है वो मुलायम रहता है। और इस पर वजन कहाँ दर्शाया रहता है? तो यही चीक पर ही रहता है। चलिए 151 की ओर चलते हैं हम। छेनी के धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? छेनी के फिसलने से रोकने के लिए, कोनों की खुदाई रोकने के लिए, या छेनी की सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए अनुमति दें, या कटिंग एज को कारक में घुसने दें? तो छेनी का ये देखिए, जैसे कि हमारा छेनी हो गया, यदि हम इसको क्राउनिंग नहीं करेंगे तो ये वर्गाकार आयताकार बनेगी, और ये फेस और ये फेस हमको धातु में धंस जाएगी। इसलिए इसको थोड़ा उत्तल बनाया जाता है, थोड़ा ऐसे उत्तल बनाया जाता है ताकि ये जॉब को अंदर धंसे नहीं। कोनों की खुदाई नहीं करना, तो ये हो जाएगा तो ये कोनों की खुदाई कर सकता है। इसलिए हम इसको कोनों की खुदाई रोकने के लिए हम छेनी के धार को क्राउनिंग करते हैं। चलिए 152 हम देखते हैं कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे रोकें? लिप कोण को घटाकर, रैक कोण को बढ़ाकर, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, या टूल वेज कोण को घटाकर? तो इसको हम एक चीजल के एंगल के द्वारा हम आपको एग्जांपल देके समझाएंगे कि ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा चीजल है, ये हमारा चीजल है। ये धातु कटिंग वर्क सरफेस से रगड़ रहा है, मतलब कि बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ जो है तो वर्क सरफेस से हमारा ये भाग रगड़ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? तो ये जो होता है हमारा क्लियरेंस एंगल है। क्लियरेंस एंगल को हम बढ़ा देंगे तो ये छेनी हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो क्लियरेंस एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। जैसे कि क्लियरेंस एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। पहले था यहाँ तक था, तो क्लियरेंस एंगल बढ़ा को हम इसको रगड़ने से बचा सकते हैं। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर हम टूल को वर्कपीस से रगड़ने से बचा सकते हैं। चलिए 153 में है, धातु का वह प्रॉपर्टी का नाम बताइए शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है, तो हमारा टेनासिटी है या हार्डनेस है, या भंगुरता है, या टफनेस है? ए नंबर में था टेनासिटी। बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन। धातु का वह प्रॉपर्टी का नाम जैसे शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर लेता है, तो हमारा टफनेस हो जाएगा। टफनेस, टेनासिटी नहीं होगा, हार्डनेस नहीं होगा, भंगुरता नहीं होगा।
हार्डनेस के उल्टा ब्रिटलनेस के उल्टा टफनेस और टफनेस के उल्टा ये ब्रिटलनेस होता है। ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। चलिए 154 के चलेंगे। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम पर फिट रहता है? बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम पर फिट रहता है मेजरिंग फेस होता है, तो वो एनविल होता है या बैरल होता है, स्पिंडल होता है, रैचेट स्टॉप होता है। तो क्या कह रहा है? बाहरी माइक्रोमीटर के फेस पर फिट होता है। तो जैसे कि ये हमारा माइक्रोमीटर हो जाता है, तो बाहरी फेस पर कौन फिट रहता है? तो यही हमारा जो ये भाग होता है, ये इसे एनविल कहते हैं। वही हमारा बाहरी फेस पर फिट रहता है, जो एडजस्ट इधर उधर नहीं होता है, तो हमारा एनविल हो जाएगा। बैरल होता है, बैरल को ही स्लीव बोलते हैं। स्पिंडल अलग होता है, जो हम आगे पीछे मूव करता है। रैचेट स्टॉप समान दबाव के कारण होता है, ये रैचेट स्टॉप इसलिए लगाया जाता है। चलिए 155 नंबर की ओर हम देखते हैं। ये इस बता रहा है इस माइक्रोमीटर का क्या नाम है। ये माइक्रोमीटर कौन है? डेप्थ माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये इसके एक्सटेंशन रॉड लगा हुआ है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। चलिए 156 की ओर हम चलते हैं कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लीव द्वारा या विशेष क्लैंप द्वारा? तो हमारा आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है कि मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक आर्बर द्वारा पकड़ा जाता है, क्योंकि जो हम 12.5 mm से ऊपर का ड्रिल बिट होगा वो इस पे क्या कहते हैं, ड्रिल चक में नहीं फिट होगा, इसलिए हम आर्बर के द्वारा यूज करते हैं। हम ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? ड्रिल चक को हम आर्बर के द्वारा पकड़ सकते हैं। चलिए सॉकेट के द्वारा नहीं होगा, स्लीव के द्वारा नहीं होगा, विशेष क्लैंप के द्वारा नहीं होगा। चलिए 157 की ओर चलते हैं हम कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड के कॉलम के पास से दूर रखा जाता है? पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन या सिंथेटिक बेंच ड्रिलिंग मशीन? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का अर्थ है कि इसके सिरे को पूरा 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। 360 डिग्री में हम घुमा सकते हैं, इसलिए इसको कॉलम से दूर करके जॉब को फिक्स किया जाता है, फिर इसको ला करके ऑपरेशन किया जाता है इसको, इसलिए इसका नाम रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। ये 360 डिग्री में घूम जाता है इसका हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? BA थ्रेड, BSF थ्रेड, BSW या एक्मी थ्रेड? तो ये हमारा हो जाएगा BSW थ्रेड, जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। सबका एंगल हम बताते हैं। BA थ्रेड जो होता है, BA थ्रेड का एंगल होता है 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री होता है इसका एंगल। BSF BSW का होता है कितना डिग्री? तो 55 डिग्री। BSF BSW का 55 डिग्री। एक्मी थ्रेड जो हमारा 29 डिग्री होगा। एक्मी थ्रेड हमारा 29 डिग्री होगा। तो इसका हम पिच भी आपको बताते हैं कि BSW BSF का पिच का मान होता है 0.6403 पिच होता है। एक्मी थ्रेड का यूज लीड स्क्रू में करते हैं। BA थ्रेड 47.5 डिग्री होता है, BSF और BSW 55 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा BSW थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। इस टैप रिंच का नाम बताना है। ये कौन सा टैप रिंच है? तो ये हमारा सॉलिड टैप रिंच है। जो हम क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड टैप रिंच। बॉक्स नहीं होगा, ज़्यादातर लोग बॉक्स की ओर मारते हैं, लेकिन ये बॉक्स टाइप नहीं होगा। टी हैंडल नहीं होगा, एडजस्टेबल नहीं होगा, सॉलिड है ये, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सॉलिड टैप रिंच। चलिए 160 नंबर की ओर डिस्कस करेंगे हम, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रैप ड्रिल की साइज़ की गणना करें। TDS, तो TDS हमारा होता है TDS बराबर होता है TS माइनस 2D, TS माइनस 2D। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन कर रहा है? 2 गुंटी डेप्थ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ऐसे हम कभी भी कहीं एग्जाम में पूछ देते हैं कि TDS बराबर क्या होता है फार्मूला, तो ये हो जाएगा TS माइनस 2D, TS माइनस 2D। TS हो जाएगा टैप साइज माइनस 2 आई डेप्थ होता है, और जो दिया हुआ है डेप्थ गहराई और इसका पिच
पिच डाल के कैलकुलेट करेंगे, हमारा TDS निकल जाएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। अगले सीरीज में हम लोग 161 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो को पता चल सके। यदि आपने मेरे 7 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके देख सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे इसरो हो गया, सेल हो गया, आने वाले NPCIL हो गया, ये सब के लिए। चलिए, तो आप वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।